फवाद चौधरी साहब ने हमें आयशा ज्वाइन किया है। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हजूर, खबरें कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि ये जो प्रोसीडिंग्स होने जा रही हैं कल, इसमें गवर्नमेंट पास कुछ ऐसे प्रूफ्स भी हैं मुबैना तौर पर, जो ऑडियो वीडियो हैं इन्वॉल्विंग सम लोकल्स एंड सम फॉरेनर्स मुबैना तौर पर। तो क्या आप इसकी तरदीद या तायीद करेंगे या इस बारे में कौम को एतमाद में लेंगे? चौधरी साहब। काजी साहब, मैं तो अब आपको पता है गवर्नमेंट हो नहीं, हम तो आम आदमी हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास बहुत सारी चीजें हैं। जब हम थे तो ये जो चीजें सारी हैं ये जाहिर है कस्टडी में है गवर्नमेंट की, और अभी तो खैर वज़ीर आज़म साहब तो है, और अगर जरूरत पड़ी तो चीजें तो फिर ऐसे ऐसे खुलेंगी कि लग पता जाएगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है चौधरी साहब कि ये तमाम चीजें जो हमारी नेशनल मीटिंग हुई थी सिक्योरिटी कमेटी की, उसके मिनट्स का भी हिस्सा हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए जी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद क्या क्या स्टेप्स लिए थे उससे आप अंदाजा लगा लेना कि उस मीटिंग में क्या क्या रखा गया था। नंबर 1 ये था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने सीरियस इसके ऊपर अपनी देख लिया था कि ये फॉरेन इंटरफेरेंस हो रही है पाकिस्तान में। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने रिकमेंड किया, बल्कि ऑर्डर किया कि आप डिमार्शे इशू करें कंसर्न मुल्क को। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये डिक्लेयर किया कि ये रजीम चेंज का एक पूरा जो प्रोसेस था वो पाकिस्तान में डिजाइन किया गया, और इसके अलावा बाकी जो एक्शंस हैं वो उसके मुताबिक हुए हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इन तमाम चीजों के ऊपर ठप्पा लगाया है, जो कि स्पीकर ने आज अपनी रूलिंग में डाली। अच्छा फवाद चौधरी साहब, मेरे साथ डॉक्टर शाहिद मसूद हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे थे फवाद चौधरी साहब से। डॉक्टर साहब। चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम डॉक्टर साहब, आपके पास तो आपकी तो मुलाकात भी हुई कल और सारी स्टोरी आपने खुद सुनी। जी 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 डॉक्टर साहब। जी जी, मैंने बिल्कुल सुना, और आज भी आपसे सुप्रीम कोर्ट में मुख्तसर साहब आपसे हुई गपशप। फवाद चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने असेंबली की हुकूमत क्यों तोड़ दी? मतलब जब रूलिंग आ गई थी, और तो हुकूमत क्यों डिसॉल्व की? उसकी वजह यह है डॉक्टर साहब की हुकूमत रखने के लिए हमारे पास वाहिद ऑप्शन ये थी कि हम जो 22 लोग हैं उनको वापस लेते अपने, और वो 22 लोग जब वापस आते तो आप हुकूमत कर सकते थे। अब आप बताइए कि इन लोग शायद आवाज हम नहीं सुन पा रहे फवाद चौधरी साहब की। बड़ा अहम सवाल जी, लाइन ड्रॉप हो गई है। अब दोबारा कोशिश करते हैं। फवाद ये कह रहे हैं कि वो चूंकि लोग वहां चले गए थे। जी 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 डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, बात मुकम्मल करें आप। जी नहीं, मेरा यही सवाल था, और फवाद चौधरी साहब गालिबन यही कह रहे हैं कि लोग चूंकि वहां चले गए थे दूसरी साइड पे, इसलिए वजीर आजम साहब ने वो जो स्पेस थी जिसमें जो है रूलिंग दी, उसके फौरन बाद इन्होंने असेंबली को प्राइम मिनिस्टर ने डिसॉल्व कर दिया। अच्छा, ये मैं बात समझ गया। अब मुझे ये बताइए, फवाद चौधरी साहब से हमारा डॉक्टर साहब राब्ता बहाल हुआ है। चौधरी साहब, आप सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्यों आपको गवर्नमेंट तोड़नी पड़ी। ये सवाल डॉक्टर शाह ने पूछा था आपसे, तो काइंडली प्लीज कंटिन्यू। उनको अपनी पार्टी में शामिल कर दें और फिर तो आप उससे कहीं बेहतर ये कहा है कि हम वापस अवाम के पास जाएं और अवाम से पूछें कि वो उनका क्या इससे नुक्ता नजर है और मैंडेट है, और वहां पे जाना बेहतर था। तो इसलिए हमने हुकूमत जो है उसको तोड़ा। जनाब इरफान कादिर साहब, मारूफ कानूनदान, हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। शाहिद मसूद साहब, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे इरफान कादिर साहब से, इस हवाले से जो आपका सवाल अभी फवाद चौधरी साहब से भी था। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। जी इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है। इरफान साहब, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो पार्लियामेंट का जो सेशन है वो गालिबन एक नुकाती एजेंडा था, और वो था अदम एतमाद के ऊपर काउंटिंग। क्या पार्लियामेंट के इजलास में ये मुमकिन है कि अदम एतमाद की जगह
कोई और पॉइंट पेश करके उस पर रूलिंग दे दी जाए? इज इट पॉसिबल? ये बड़ा अच्छा आपने इसकी वजाहत की है कि जो उनका एजेंडा था वो सिर्फ काउंटिंग की हद तक था, उसके ऊपर ओवर एंड अबव दैट कोई रूलिंग नहीं दी जा सकती। और उसका जो खदशात जिसका इजहार किया था उन्होंने, उस तरह के अगर खदशात हों तो आइन का जो आर्टिकल 63A है वो खुद ही टेक्स केयर ऑफ ऑल दैट, क्योंकि उस सूरत में अगर ये लोग बाहर वालों से मिल जाते हैं या इस तरह की चीजें करते हैं या पार्टी के खिलाफ वोट देते हैं तो फिर वो अनसीट हो जाते हैं, और उनके खिलाफ बाकी भी बहुत से कवानीन हैं जिनके तहत इस तरह की कॉन्स्पिरेसी अगर को करता है तो उसके खिलाफ कानून हरकत में आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो कौमी असेंबली के स्पीकर हैं वो बतौर सेशन जज के या मैजिस्ट्रेट के नहीं बैठ सकते फैसला देने के लिए कि किसी ने क्या कॉन्स्पिरेसी की या क्या नहीं की। अच्छा, इरफान कादर साहब, अच्छा, ये फरमाइए। अच्छा, यानी आर्टिकल 5 जो है वो गद्दारी है, क्या है वो? डॉक्टर साहब पहले आप पूछ लें, फिर आयशा आप बाद में पूछ लीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। सर एक ये डॉक्टर साहब आर्टिकल 5 की बात कर रहे हैं, उसको भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा और कि क्या गद्दारी में जाता है। दूसरा ये कि क्या स्पीकर के पास आज ये इख्तियार था कि वो आर्टिकल 5 को इन्वोक कर सकते थे? देखें, आर्टिकल 5 की तो कोई इशू ही नहीं था आज। आर्टिकल 5 तो सिर्फ ये कहता है कि लॉयल्टी टू द स्टेट इज फोरमोस्ट ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो वो कौन सा सिटीजन है जिसने के स्टेट लॉयल्टी जो है वो वायलेट की है? ये तो इशू था ही नहीं। वो तो ये था कि जी ये बाहर वाली कुव्वतों से मिलके तो ये अदम एतमाद ला रहे हैं, तो उस पर इनको चाहिए था कि अगर कोई, ये फोरम ही नहीं था उसके लिए। और उसको जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के, ये तो आज का एजेंडा भी नहीं था, तो स्पीकर साहब ने इस पे फैसला कैसे सादर फरमा दिया? तो और अगर ये इशू होता भी तो फिर दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ सुनना नहीं बनता था कि जी आपके खिलाफ ये इल्ज़ाम आ रहा है तो आप इसकी कोई वजाहत करना चाहेंगे? तो ये तो बगैर उनको सुने हुए अगर इस तरह का फैसला स्पीकर कर दे या कोई भी फोरम कर दे या कोई जज कर दे, तो इस तरह के ऑर्डर्स मैं 12 कह चुका हूँ, उनको वॉइड एब इनिशियो ऑर्डर्स कहा जाता है कानूनी इस्तिलाह में, जहाँ पे कि जिस शख्स के खिलाफ इल्जाम हो उसको सुना ही ना जाए बिल्कुल भी। जी डॉक्टर शाहिद साहब आप कुछ पूछना चाह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। क्या ये रूलिंग, क्योंकि ये कमेंट भी था कि रूलिंग स्पीकर की चैलेंज हो सकती है या नहीं हो सकती, तो क्या ये रूलिंग चैलेंज होके इसको गैर आईनी करार दिया जा सकता है और माजी में इसकी कोई प्रेसिडेंस मौजूद है? जी मैं बताता हूँ आपको, स्पीकर 2 किस्म के अहकाम जारी कर सकता है। एक वो अहकाम हैं जो कि स्पीकर के दायरा इख्तियार में आते हैं, और एक वो अहकाम हैं जो स्पीकर के दायरा इख्तियार में नहीं आते। अब ये स्पीकर के दायरा इख्तियार में है कि वो रूलिंग दे के एक मेंबर पार्लियामान का जो है वो नाअहल हुआ है या नहीं हुआ, वो ये रूलिंग दे सकता है और मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा सकता है। लेकिन जो आज की रूलिंग दी है स्पीकर ने, वो स्पीकर के दायरा इख्तियार में नहीं है, जैसे कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब फरमा रहे थे। मिसाल इसकी ये है कि जब फमीदा मिर्जा साहिबा ने जब गिलानी साहब के मामले पे रूलिंग दी थी तो उन्होंने मुझसे राय ली थी जब मैं अटॉर्नी जनरल था, और उन्होंने मेरी राय से एग्री करते हुए कहा था कि यूसुफ गिलानी साहब नाअहल नहीं हुए, लिहाजा वो चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती थी। उसके बावजूद वो रूलिंग चैलेंज हुई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत था। तो जहां पर सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार भी नहीं था नाअहल करने का, अगर वहां पे नाअहल कर दिया तो यहाँ पे तो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को होगा, क्योंकि स्पीकर को इख्तियार कोई नहीं था कि वो एक चीज ऐसी कर दे जो कि एजेंडे से, जो कि उनके उस दिन के करने की जो भी उनका काम था उस दिन के करने का उससे मुबर्रा था। तो लिहाजा ये तो आराम से सुप्रीम कोर्ट इसको खत्म कर सकता है। जी डॉक्टर साहब प्लीज। इरफान कादिर साहब एक सवाल मैं पूछ लूं आपसे, इजाजत अगर हो? जी हुक्म हुक्म हुक्म। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर रूलिंग को वो कहते हैं कि ऑपोजिशन की बात को सुन लेते हैं और वो कहते हैं कि जी ये रूलिंग गलत थी, अच्छा रूलिंग गलत करार दे दी, तो फिर असेंबलियां भी बहाल तो करनी पड़ेंगी ना। फिर असेंबलियों का जो तहलील करने का फैसला है उसको भी तो बहाल करना पड़ेगा, फिर ही तो वो रूलिंग खत्म होके और फिर काउंटिंग होगी ना। तो मतलब इसका मतलब है कि 2 फैसले वापस करने पड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट को? नहीं, असेंबलियां तो तहलील हुई ही नहीं है। ये कहना ही गलत है कि असेंबलियां तहलील हो गई हैं।
अरे अच्छा, असेंबलियां एक ऐसा वजीर आजम जिसके खिलाफ के एक मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अभी पाया तकमील तक ना पहुंचा हो, तो आइन में लिखा है वो तहलील हो ही नहीं सकती। वहां हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। हम वहां आइन का प्रोविजन देखेंगे और उससे क्लियर है मामला। आइन के जो प्रोविजन है उसकी हैसियत सुप्रीम कोर्ट से बदरजहा ऊंची है। तो असेंबलियां कोई नहीं तहलील हुई। अच्छा जी, तो डॉक्टर साहब फिर तो ये तो यानी आपका नजर ये है कि फिर असेंबलियां मौजूद है, हुकूमत भी मौजूद है। आर्टिकल 5 जी फरमाइए। जी डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। नहीं ठीक है, आप यही सवाल था जो आप पूछ रही हैं। नहीं तो फिर क्या स्टेटस है अब? कैसे, अगर अब तो एक लिम्बो में है। पूछना चाह रही हूँ इस वक्त स्टेटस क्या है? क्या आर्टिकल 5 इन्वोक है? उसके बाद जो नो कॉन्फिडेंस मूव है वो आके गैर आईनी करार दी जा चुकी है। यहाँ तक का स्टेटस है राइट नाउ हमारा आईनी तौर पर? जो सही स्टेटस है और जो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट कल ऑर्डर कर भी सकती है, वो ये है कि असेंबलियां जो है वो कोई तहलील नहीं हुई, अपनी जगह पे कायम है। और जो अदम एतमाद का मामला है वो पाया तकमील तक अभी नहीं पहुंचा, तो उसको आर्टिकल 254 के तहत पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। आइन में ये लिखा हुआ है जब कोई चीज आइन के मुताबिक आपने पाया तकमील तक पहुंचानी है और आप उसको पाया तकमील तक बर वक्त नहीं पहुंचा सकते, तो फिर भी आर्टिकल 254 के तहत आप उसको हर तरह से पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट कह सकती है, इससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई इख्तियार नहीं है। इसमें डॉक्टर साहब आज एक बार हमें बता रहे थे कि टाइम की लिमिट है इरफान साहब, तो क्या आज रात तक का टाइम है या ये जब मर्जी हो? नहीं लिमिट कोई नहीं है। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर किसी ने वायलेट कर दिया या फॉलो नहीं किया तो उसके लिए टाइम लिमिट तो नहीं है, फिर भी उसको फॉलो तो करना है ना जी। वो तो फॉलो करेंगे, हर हालत में वो फॉलो होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर इरफान कादर साहब, अब सुप्रीम कोर्ट ने आपका ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट आज के तमाम फैसलों को नल एंड वॉइड कर सकती है? उसको करना पड़ेगा, कर नहीं सकती। उसको आइन को बुनियाद बना के उनको कहना पड़ेगा कि ये गलत है फैसले। मगर आज उन्होंने जो है एक तो मैं एक सवाल कर लूं? जी करें जी इरफान कादिर साहब, अगर ये जैसा आप कह रहे हैं कि रिवर्स करना पड़ेगा और जैसे आज सुबह 12 बजे जो कंडीशन थी अगर उस पर मामला लाने पड़े, तो जिन लोगों ने ये इकदाम किए हैं आर्टिकल 5 का इस्तेमाल और 95 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए उसको करारदाद को उठा के फेंका है, उन पर कुछ इम्प्लीकेशन आएगी, कुछ उसके पे नताइज भुगतना होंगे? देखिए, आइन में दो किस्म की वायलेशन होती हैं। एक तो वो वायलेशन होती है जहां आइन वायलेट हो जाता है लेकिन वो वायलेशन हाई ट्रीजन नहीं बनती। लेकिन जहां पे किसी हुकूमत को कोशिश की जाए कि उसको इस तरह से मुसल्लत करके रखा जाए जो कि अपनी आईनी हैसियत खो बैठी है, तो फिर आर्टिकल 6 जो है सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो फिर लागू हो जाएगा। अच्छा इरफान कादिर साहब, ये बताइए, खबरें ये भी आ रही हैं कि जो साबका गवर्नमेंट थी या है या नहीं है, लिम्बो में है, उसके पास कुछ ऐसे ऑडियो वीडियो सबूत भी हैं जिनका जिक्र जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में आया और वो उसके मिनट्स का हिस्सा भी हैं और वो भी कल कोर्ट में ले जाए जा सकते हैं। तो ज़रा दूसरे एंगल से देख के बताइएगा, अगर ये ऐसा ही है और उनका फोरेंसिक ऑडिट भी ठीक आ जाता है तो फिर क्या मामला होगा? बात यह है कि अगर इतने वैलिड सबूत मौजूद थे तो वो डिप्टी स्पीकर साहब जो थे उन्होंने इतनी उजलत में इतनी जल्दी से ये सारा कुछ क्यों कर दिया और सारा मामला ही वहीं पे खत्म कर दिया? फिर तो उनको चाहिए था कि वो हुकूमत को कहते कि जी बिल्कुल हमारे सामने ये चीजें लेके आए ताकि हम भी एक दफा देख लें नो कॉन्फिडेंस को खत्म करने के लिए। गो के उनको ये दायरा इख्तियार नहीं था, कल ये चीज तय नहीं होनी थी। आज तो उनके एजेंडे में ये चीज शामिल नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लैटिट्यूड देते हैं कि चलो ठीक है, इस तरह की चीज बड़ी सीरियस थी, इस तरह के वीडियोस थे, तो अगर होते तो वो जरूर फिर लेके आते ना उनके स्पीकर साहब के सामने, वो फिर क्यों नहीं लाए? बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, आपने हमें लाइटन किया बहुत से इश्यूज पे।